सोचिए, एक बेहद चमचमाती सी बहुत ही आधुनिक कांच की इमारत। हाँ, मतलब जो आजकल के टिपिकल कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी और नामी मल्टीनेशनल कंपनी का दफ्तर। हम्म। बाहर से देखने पर सब कुछ कितना सुरक्षित और एकदम पेशेवर लगता है। है ना। एकदम परफेक्ट तस्वीर नजर आती है बाहर से। हाँ। लेकिन अब जरा कल्पना कीजिए कि उसी वातानुकूलित दफ्तर के अंदर सफाई करने वाली महिलाओं के भेष में 6 अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स पिछले कई दिनों से पोछा लगा रहे हैं। अरे ये तो। हाँ, वो कूड़ा उठा रही हैं और हर एक छोटी बड़ी बातचीत पर नजर रख रही हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि उस चमचमाते कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर सिस्टमैटिक ब्लैकमेलिंग, यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का एक ऐसा खौफनाक खेल चल रहा है जिसकी भनक मैनेजमेंट के बड़े बड़े अधिकारियों तक को नहीं है। या शायद वो देखने ही नहीं चाहते थे। शायद। द डीप डाइव में स्वागत है। आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी बेचैन कर देने वाली सच्चाई की परतें खोलने वाले हैं। और देखिए, ये जो दृश्य आपने बताया, ये किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के कॉर्पोरेट ढांचे की एक बहुत बड़ी और कड़वी हकीकत है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ अपराधियों पर ही जाता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा ढांचागत खोखलापन होता है जो ऐसे लोगों को पनपने की जगह देता है। और इसीलिए आज का हमारा मिशन सिर्फ इस घटना की खबर को पढ़ना नहीं है। आज की इस चर्चा का विषय है अप्रैल 2026 का टीसीएस नासिक बीपीओ उत्पीड़न मामला, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला मामला था। बहुत ज्यादा। हम ये समझना चाहते हैं कि जब एक इतनी बड़ी इतनी प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट कंपनी का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है तो उसका वहां काम करने वाले कर्मचारियों के दिमाग पर, उनके मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता है। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि POSH यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे सख्त कानून कागजों से निकलकर असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं, या अगर हम सच कहें तो कैसे पूरी तरह से विफल हो जाते हैं। बिल्कुल। इस घटना ने साबित कर दिया है कि पॉलिसियां चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उन्हें लागू करने वाले लोगों की नीयत या सिस्टम का डिजाइन ही गलत है तो वो पूरी व्यवस्था एक छलावे से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। एकदम सही। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आज के हमारे महत्वपूर्ण स्रोतों का उल्लेख कर दूं। जी, वो बहुत जरूरी है। आज की हमारी ये पूरी बातचीत विकिपीडिया, मिंट और इंडिया टुडे की विस्तृत ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित है। साथ ही हमने पॉश अधिनियम 2013 के कानूनी दस्तावेज, इन्फोसिस की उत्पीड़न रोकथाम नीति के ढांचे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यस्थल पर उत्पीड़न का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, इस पर पीएमसी के एक बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध का सहारा लिया है। मतलब हमने हर पहलू को कवर करने की कोशिश की है। हाँ, और यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देना मैं बहुत जरूरी समझती हूँ। सुनने वालों के लिए ये साफ करना आवश्यक है कि चूंकि इस नासिक बीपीओ मामले में जबरन धर्मांतरण जैसे राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील आरोप सीधे तौर पर शामिल हैं, तो हम स्पष्ट कर दें कि हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। इस चर्चा में हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य बस एफआईआर के आधिकारिक दस्तावेजों और समाचार रिपोर्ट्स में दिए गए तथ्यों को पूरी तरह से तटस्थ रूप से सामने रखना है। हम मूल स्रोतों में मौजूद किसी भी वैचारिक एजेंडे का समर्थन नहीं करते हैं। एकदम। और देखिए, ये तटस्थता इसलिए भी अहम है क्योंकि जब मामले में धर्म या राजनीति का रंग जुड़ जाता है ना, तो अक्सर कार्यस्थल की सुरक्षा और कर्मचारियों के मानसिक शोषण का जो असली मुद्दा है वो पीछे छूट जाता है। हाँ, लोग असल मुद्दे से भटक जाते हैं। बिल्कुल। हमारा ध्यान उस सिस्टमैटिक फेलियर पर ही होना चाहिए। तो चलिए अब सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर नासिक का एक बीपीओ, टीसीएस का बीपीओ था वो। हाँ, ये पूरा मामला उस वक्त सामने आना शुरू हुआ जब नासिक में एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता ने एक बेहद असामान्य बात नोटिस की। उसने देखा कि टीसीएस में काम करने वाली 20 साल की एक युवा हिंदू लड़की रमजान के महीने में पूरे नियम से रोजे रख रही है, जो कि सामान्य बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और जब पुलिस को इसकी भनक लगी और उन्होंने उस लड़की के परिवार से संपर्क साधा तो शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। मतलब परिवार वालों को भी महसूस हो रहा था कि उनकी बेटी के व्यवहार में कुछ बहुत ही अजीब और डरावना बदलाव आ रहा है। लेकिन वे बेचारे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दफ्तर के अंदर चल क्या रहा है। हाँ, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। और
यहीं से नासिक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने दखल दिया और उन्होंने जो तरीका अपनाया वो ये दर्शाता है कि पुलिस को कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हाँ, कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने एक अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया। 6 महिला पुलिस अधिकारियों को हाउसकीपिंग स्टाफ का भेष पहनाकर उस BPO के अंदर भेज दिया गया। अरे बाप रे, ये बात अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मतलब कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये ऑपरेशन लगभग 2 हफ्ते चला, जबकि कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार ये 40 दिनों तक चला। काफी लंबा समय था ये। हाँ, अब जरा सोचिए, 6 महिला पुलिस अधिकारी वहां रोज झाड़ू पोछा करने, टेबल साफ करने या चाय कॉफी सर्व करने के बहाने लगातार निगरानी कर रही थीं। और हाउसकीपिंग स्टाफ होने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि कॉर्पोरेट दफ्तरों में लोग अक्सर उनकी मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, वो मानो अदृश्य होते हैं। हाँ, उनके सामने लोग फोन पर बात करते हैं, धमकियां देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे ये सफाई करने वालों को क्या ही समझ आएगा। बिल्कुल, और इसी अदृश्यता का फायदा उठाकर इन अंडरकवर पुलिस अधिकारियों ने जो आंकड़े और सबूत जुटाए, वे किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी हैं। जो तथ्य पुलिस ने बाहर निकाले वे एक बहुत ही व्यवस्थित कार्यप्रणाली मतलब मोडस ऑपरेंडी की तरफ इशारा करते हैं। वो आंकड़े क्या थे? देखिए, 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच के छोटे से समय में पुलिस ने 9 अलग-अलग FIRs दर्ज की और 7 गिरफ्तारियां की। ये साबित करता है कि ये कोई छिटपुट 1-2 लोगों की घटना नहीं थी। ये एक पूरा रैकेट था। बिल्कुल। और ये रैकेट किस तरह काम करता था वो और भी ज्यादा खौफनाक है। शिकार बनाई गई लड़कियां वो कोई रैंडम लोग नहीं थीं। अगर हम डेटा पर गौर करें तो इन सब लड़कियों की उम्र 18 से 25 साल के बीच थी। काफी कम उम्र थी उनकी। हाँ। और इनका वेतन 18,000 से 25,000 रुपए महीने के आसपास था। आरोपी जानबूझकर, मैं कहूंगी बहुत ही चालाकी से, उन लड़कियों को निशाना बनाते थे जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थीं, जिनके परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी शायद उनके कंधों पर थी। बिल्कुल। हाँ। या जो घर की पारिवारिक समस्याओं से जूझ रही थीं। इसे अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझें तो ये पूरी तरह से एक शिकारी की मानसिकता है। शिकारी की मानसिकता, हाँ। एक 20 साल की लड़की जो शायद अपने परिवार में पहली बार कॉर्पोरेट नौकरी करने निकली है, जिसके 20,000 रुपए के वेतन से घर का राशन आता है या छोटे भाई बहनों की स्कूल की फीस जाती है, उसके लिए अपनी नौकरी खोने का डर मतलब मौत के डर से कम नहीं होता। बिल्कुल, वो किसी भी कीमत पर नौकरी नहीं छोड़ना चाहेगी। और आरोपी इसी मजबूरी, इसी डर का फायदा उठा रहे थे। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि इन आरोपियों ने बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। बाप रे, व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ, जहां वे आपस में इस बात की चर्चा करते थे कि किस लड़की को कैसे निशाना बनाना है। तो चलिए इसकी थोड़ी और परतें खोलते हैं, मतलब लेट्स अनपैक दिस। इंडिया टुडे की एक विस्तृत रिपोर्ट में एक पीड़िता की आप बीती दर्ज है। इस पूरी साजिश के मुख्य आरोपी का नाम दानिश शेख बताया गया है। जी। दानिश ने क्या किया? उसने सबसे पहले कॉलेज की एक पुरानी पहचान का फायदा उठाया। उसने इस लड़की का विश्वास जीता, अपनी शादीशुदा होने की सच्चाई को बड़ी सफाई से छिपाया, उसे शादी का झूठा झांसा दिया और फिर अगस्त 2024 में एक होटल में ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। यहाँ पर अपराध का स्वरूप ही बदल जाता है। ये सिर्फ उत्पीड़न नहीं है, बल्कि एक ग्रूमिंग प्रक्रिया थी। हाँ, शिकार को तैयार करना। बिल्कुल। और जब एक बार शिकार जाल में पूरी तरह फंस गया, तब दानिश के एक सह आरोपी तौसीफ अख्तर ने मोर्चा संभाला। तौसीफ ने इस पूरे रिश्ते का फायदा उठाकर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू किया। ब्लैकमेलिंग कैसे? उसने पीड़िता पर भारी दबाव डाला और धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी, शारीरिक संबंध नहीं बनाए, तो वो उसकी प्राइवेट तस्वीरें और इस रिश्ते की सारी जानकारी उसके परिवार को दे देगा और सोशल मीडिया पर लीक कर देगा। हाँ, जो कि इस उम्र की लड़कियों के लिए सबसे बड़ा डर होता है। और जो लड़कियां इनकी बात मानने से इनकार कर देती थीं, उन्हें ऑफिस के अंदर सजा दी जाती थी। मतलब उनका वर्कलोड, काम का बोझ रातों रात अमानवीय स्तर तक बढ़ा दिया जाता था। उन्हें बाकी टीम से अलग थलग कर दिया जाता था ताकि वो मानसिक रूप से टूट जाए। बिल्कुल। अब यहाँ मैं एक तुलना करना चाहूंगी। ये स्थिति कुछ ऐसी है जैसे आपने अपनी बीमारी ठीक करने के लिए एक नामी डॉक्टर के पास गए हों और वो डॉक्टर आपको दवा देने के बजाय चुपके से ऐसा जहर दे दे जो आपकी बीमारी को और बढ़ा दे। ये आप निदा खान के संदर्भ में कह रही हैं, है ना? एकदम सही पहचाना आपने। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, सबसे ज्यादा डरावना किरदार निदा खान का है।
निदा खान कोई मामूली कर्मचारी नहीं थी, बल्कि एक एचआर मैनेजर थी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जिसका तो काम ही लोगों को बचाना है। वही तो, वो विभाग जिसका काम ही कर्मचारियों की सुरक्षा करना है। जब पीड़ित लड़कियां रोते हुए परेशान होकर निदा खान के पास शिकायत लेकर जाती थी, तो बजाय एक्शन लेने के निदा खान उन्हें समझाती थी, उल्टा उन्हें ज्ञान देती थी। उनका भरोसा जीतती थी और उल्टा उन्हें नमाज पढ़ना और अपना पहनावा बदलना सिखाती थी। मतलब वो उन्हें ही गलत ठहराती थी। निदा खान फिलहाल फरार है। ये तो सिस्टम का पूरी तरह से फेल हो जाना है। बिल्कुल। और ये सवाल दिमाग में हथौड़े की तरह बजता है, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, जहां हजारों लोग काम करते हैं, जहां हर फ्लोर पर कैमरे हैं, सालों तक यानी 2022 से लेकर 2026 तक ये सब मैनेजमेंट के रडार के नीचे कैसे चलता रहा? इस सवाल का जवाब हमें किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम के ढांचे में मिलेगा। वो कैसे? देखिए, निदा खान की भूमिका इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब सिस्टम का रक्षक की भक्षक बन जाए ना, तो नीतियां कैसे काम करना बंद कर देती हैं। इससे स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान उस कानूनी प्रणाली की ओर जाता है जिसे हम पॉश कहते हैं। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। बिल्कुल। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कॉर्पोरेट शिकायत प्रणालियां वास्तव में कितनी कारगर हैं। तो आइए इस पॉश कानून को जरा गहराई से समझते हैं। हमने कई बार विशाखा गाइडलाइंस का नाम सुना है, लेकिन ये कानून असल में काम कैसे करता है? जी, मैं समझाता हूँ। मैंने इसके बारे में जो पढ़ा है, उसके अनुसार ये कानून कहता है कि हर कंपनी में एक कमेटी होनी चाहिए और एक तय सीमा में जांच होनी चाहिए। कागजों पर तो ये बहुत ही सख्त दिखता है। फिर नासिक के इस मामले में ये मजबूत कानून अपना काम क्यों नहीं कर पाया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इसके इतिहास में जाना होगा। बिल्कुल, बताइए। POS यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 में भारत में पूरी तरह से लागू हुआ था। लेकिन ये रातों रात नहीं बना। ये 1990 के दशक के उस ऐतिहासिक भंवरी देवी मामले की उपज है। भंवरी देवी, जो राजस्थान में एक साथिन थी। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने एक बाल विवाह को रोकने की कोशिश की थी, जिसके बदले में उनके ही गांव के ऊंची जाति के लोगों ने उनका बेरहमी से गैंग रेप किया। बहुत ही भयानक मामला था वो। और जब उन्हें पुलिस और निचली अदालतों से न्याय नहीं मिला, तब सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइंस जारी की। 1992 से लेकर 2013 तक यानी 21 सालों की लंबी लड़ाई के बाद ये कानून बना। यानी यह कानून सिर्फ कुछ पन्नों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही लंबी, दर्दनाक और ऐतिहासिक लड़ाई का नतीजा है। एकदम सही। लेकिन इसके बावजूद कानून में कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि? ये सिर्फ शारीरिक छेड़छाड़ तक सीमित नहीं है, इसमें क्विड प्रो को शामिल है। क्विड प्रो को मतलब इस पे बदले वो? हाँ, यानी कोई मैनेजर अगर ये कहे कि अगर तुम मेरे साथ वीकेंड पर डिनर पर चलोगी तो मैं तुम्हारा अप्रेजल अच्छा कर दूंगा, या अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट से निकाल दूंगा। बिल्कुल, ये भी उत्पीड़न है। दूसरा पहलू है शत्रुतापूर्ण कार्यस्थल या हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। इसमें शारीरिक स्पर्श होना जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या आता है? अगर कोई लगातार भद्दी चुटकुले सुना रहा है या महिलाओं को असहज महसूस कराने वाले पोस्टर लगा रहा है जिससे काम करना मानसिक रूप से असंभव हो जाए, तो वो भी इसी कानून के दायरे में आता है। अच्छा, और अगर हम इसके नियमों की बात करें तो जिस भी कंपनी में 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, वहाँ एक आंतरिक शिकायत समिति है, जिसे ICC कहते हैं, वो होना पूरी तरह से अनिवार्य है ना? जी बिल्कुल अनिवार्य है। नियम कहते हैं कि शिकायत मिलने पर 90 दिनों के भीतर जांच पूरी होनी चाहिए और 60 दिनों के अंदर प्रबंधन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती है तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। हाँ, 50,000 का जुर्माना। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो TCS या इन्फोसिस जैसी हजारों करोड़ की कंपनियों के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना मतलब क्या मायने रखता है? ये तो उनके लिए मूंगफली के दाने बराबर है। बात तो आपकी सही है। आर्थिक जुर्माना भले ही छोटा हो, लेकिन इसमें एक और कड़ा प्रावधान है। वो क्या? अगर कोई कंपनी बार बार ये गलती करती है तो उसका बिजनेस लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। ये कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा डर होता है। हाँ, बिजनेस बंद होना बड़ा डर है। अब इसे कॉर्पोरेट पॉलिसियों के चश्मे से देखते हैं। हमारे स्रोतों में इन्फोसिस की नीति का उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा था। उनके पास HER.com जैसी व्यवस्था है, GRB है और विसल ब्लोअर पॉलिसी स्पष्ट रूप से मौजूद है। TCS ने भी अपना बचाव करते हुए यही सब कहा है।
उन्होंने कहा कि उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हाँ बिल्कुल। टीसीएस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने खुले तौर पर इस घटना को बेहद दुखद बताया और कंपनी ने बयान दिया कि जैसे ही उन्हें इस मामले की आधिकारिक जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की और आरोपियों को सस्पेंड कर दिया। कागजों पर सब सही लगता है। हाँ, अगर हम आंकड़ों को देखें तो मिंट की रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में टीसीएस में पॉश की 125 शिकायतें दर्ज हुं। जिनमें से 78 शिकायतें सही पाई गईं और उन पर एक्शन हुआ। सही कहा। और ये आंकड़ा पिछले साल यानी FY24 की 110 शिकायतों से अधिक है। तो कंपनी का कहना है कि ये बढ़ोतरी इसलिए है क्योंकि कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ी है। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है और एक बहुत बड़ी अदृश्य खाई है जिसे समझना जरूरी है। वो क्या? कानून और ये शानदार दिखने वाली कॉर्पोरेट नीतियां केवल औपचारिक या फॉर्मल शिकायतों पर काम करती हैं। अच्छा, मतलब जो लिखित में हो। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। अगर कोई 20 साल की डरी हुई लड़की रोते हुए अपने मैनेजर या निदा खान जैसी एचआर के पास जाती है और मौखिक रूप से कहती है कि मुझे फलां व्यक्ति परेशान कर रहा है, लेकिन वो बात किसी सिस्टम में, किसी रजिस्टर में या ईमेल पर पॉश कंप्लेंट के तौर पे दर्ज नहीं होती, बाप रे, तो कानूनी रूप से वो शिकायत कभी अस्तित्व में आई ही नहीं। नासिक के मामले में शायद यही हुआ। बिल्कुल ये हुआ। शिकायतें एचआर के स्तर पर ही दबा दी गई। देखिए, एचआर का काम कई बार कंपनी को मुकदमों से बचाना बन जाता है। हाँ, कंपनी की इमेज बचाना। इसे आप एचआर का केपीआई कह सकते हैं, जहां कम शिकायतें दर्ज होने को उनकी सफलता माना जाता है। इसलिए वे मामलों को ऑफ द रिकॉर्ड सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये बात मुझे मेरे एक विचार की याद दिलाती है। देखिए, पॉलिसी कागज पर बहुत अच्छी लगती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत बड़ी आलीशान इमारत में आग बुझाने का यंत्र, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, एक बेहद मजबूत कांच के बक्से में बंद रखा हो। अच्छा, सही उदाहरण है। नियम कहता है कि जब भी आग लगे आप उस कांच को तोड़ें और यंत्र का इस्तेमाल करके अपनी जान बचा लें। लेकिन क्या? लेकिन अगर उस दफ्तर का माहौल ही ऐसा बना दिया गया है, एचआर का बर्ताव ही ऐसा है कि कर्मचारियों के मन में उस कांच को तोड़ने का इतना भयानक खौफ है कि वे आग में जलना पसंद करते हैं, लेकिन उस कांच को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो क्या दोष सिर्फ उस कांच के बक्से का है या दोष उस दम घोटू माहौल का है जिसने वो खौफ पैदा किया? ये एक बेहद सटीक और गहरी बात कही आपने। जब एचआर खुद उस उत्पीड़न का हिस्सा बन जाए या डर का ऐसा माहौल पैदा कर दे जहां पीड़ित को ही गलत ठहराया जाए, तो वो कन्वर्जन रेट, यानी एक मौखिक शिकायत का औपचारिक पॉश शिकायत में बदलना, बिल्कुल, वो पूरी तरह से शून्य हो जाता है। और यही वो जगह है जहां पूरी की पूरी कॉर्पोरेट व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। एकदम सही। अब कानूनी पचड़ों और कागजी नीतियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निदा खां और उन आरोपियों ने मिलकर जो डर का माहौल बनाया, ये सिर्फ एक नियम का टूटना नहीं है, ये एक इंसान के दिमाग को पूरी तरह से हैक करना है। मानसिक प्रताड़ना का चरम है ये। हाँ, जब आपका अपना एचआर, जिस पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए, वही आपको गैसलाइट करे, आपको ही कसूरवार ठहराए, तो उसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? मतलब सालों तक ऐसे डरावने माहौल में काम करने वाले दिमाग का आखिर क्या होता है? इस सवाल का जवाब हमें पीएमसी के उस विस्तृत वैज्ञानिक शोध में मिलता है। हाँ, जो मानसिक स्वास्थ्य पर था। जी, ये शोध कार्यस्थल पर मॉबिंग यानी सामूहिक मानसिक प्रताड़ना के मनोविज्ञान पर प्रकाश डालता है। ये बताता है कि कार्यस्थल पर मॉबिंग मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। मैंने उस रिसर्च पेपर को पढ़ा था। पहली श्रेणी है कार्य संबंधित यानी वर्क रिलेटेड मॉबिंग। हाँ, इसमें काम का इस्तेमाल कैसे होता है वो बताइए। इसका सीधा मतलब है काम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। जैसे कि नासिक मामले में हम देख रहे हैं कि अगर लड़कियां उन ब्लैकमेलर्स की बात नहीं मानती थी तो उन्हें ऐसे टारगेट दे दिए जाते थे जिन्हें पूरा करना नामुमकिन था। उनका वर्कलोड बढ़ा दिया जाता था। बिल्कुल, अमानवीय तरीके से बढ़ा दिया जाता था ताकि वो खुद ही टूट जाएं। और दूसरी श्रेणी होती है व्यक्तिगत यानी पर्सनल मॉबिंग। ये काम से जुड़ी नहीं होती, बल्कि सीधे आपकी पहचान पर हमला करती है। जैसे धर्म पर टिप्पणी करना। हाँ, इसमें धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी करना, आपके कपड़ों को लेकर ताने मारना, चरित्र पर अफवाहें फैलाना और सोशल मीडिया पर तस्वीरें लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शामिल है। जो तौसीफ कर रहा था। बिल्कुल। जब ये दोनों तरह की प्रताड़ना किसी कर्मचारी पर लगातार होती है ना,
तो इसका असर सिर्फ ऑफिस के 8 घंटों तक सीमित नहीं रहता। तो फिर क्या होता है? ये दिमाग से निकलकर शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसे अनिद्रा, गंभीर एंजाइटी, क्लिनिकल डिप्रेशन और सबसे खतरनाक सोमैटिक डिसऑर्डर्स के रूप में देखा जाता है। सुनने वालों के लिए ये सोमैटिक डिसऑर्डर शब्द थोड़ा तकनीकी हो सकता है। जी, इसे आसान भाषा में समझाएं। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि मानसिक तनाव इतना ज़्यादा, इतना असहनीय हो जाता है कि आपका शरीर असल में बीमार पड़ने लगता है। मतलब आपको सच में पेट में अल्सर हो जाते हैं, भयंकर माइग्रेन के दौरे पड़ने लगते हैं, या बिना किसी शारीरिक बीमारी के आपके बाल झड़ने लगते हैं। दिमाग का दर्द शरीर की तकलीफ बनकर बाहर आने लगता है। बिल्कुल एकदम सही। जब इंसान खुद को लगातार खतरे में महसूस करता है तो उसके शरीर का फाइट या फ्लाइट सिस्टम हमेशा ऑन रहता है, जो अंततः शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। अब यहाँ मैं एक ऐसा तथ्य बताने जा रही हूँ जो शायद इस पूरे रिसर्च का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा है। वो जेंडर वाला डेटा है ना? हाँ, आमतौर पर हमारा समाज और हम सभी यही मानते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं को सबसे ज्यादा उत्पीड़न और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। और डेटा भी इसी बात की गवाही देता है। बिल्कुल। यूरोपियन वर्किंग कंडीशंस सर्वे के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा उत्पीड़न का शिकार होती हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक शोध से एक बहुत ही अलग और चौंकाने वाली बात निकल कर आई है। हाँ, इस शोध का ये पहलू अक्सर लोगों की धारणाओं को पलट कर रख देता है। शोध स्पष्ट रूप से बताता है कि जब हम इस उत्पीड़न के मनोवैज्ञानिक असर की बात करते हैं, यानी एंग्जाइटी, डिप्रेशन या सोमैटिक डिसऑर्डर के चरम स्तर पर पहुंचने की बात करते हैं, तो पुरुषों पर इसका नकारात्मक प्रभाव महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक गंभीर होता है। मतलब पुरुष ज्यादा जल्दी टूट जाते हैं। हाँ, कार्यस्थल पर उत्पीड़न महिलाएं ज्यादा झेलती हैं, ये सच है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से पुरुष ज्यादा जल्दी और ज्यादा बुरी तरह टूट जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण बहुत ही गहरा है। अगर हम इसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो ये हमारी सांस्कृतिक बुनावट और अपेक्षाओं में छिपा है। अच्छा, कैसे? बचपन से ही पुरुषों के लिए अक्सर उनका काम, उनका प्रोफेशन या उनकी कमाने की क्षमता ही उनकी पहचान का सबसे प्राथमिक स्रोत बन जाती है। समाज एक पुरुष को उसकी सफलता और उसकी नौकरी से मापता है। हाँ, ये तो हमारे समाज की सच्चाई है। उनका पूरा आत्मसम्मान उसी नौकरी से जुड़ा होता है। इसीलिए जब कार्यस्थल पर किसी पुरुष का उत्पीड़न होता है या उसके काम को निशाना बनाया जाता है तो उसके लिए ये सिर्फ एक खराब दिन या खराब बॉस की बात नहीं होती। वो उनकी पूरी पहचान पर हमला होता है। बिल्कुल सीधा हमला। अगर वो नौकरी में असफल होता है तो उसे लगता है कि वो इंसान के रूप में असफल हो गया है। इसीलिए उनका मनोवैज्ञानिक पतन अधिक तेजी से होता है। और महिलाओं के मामले में? वहीं दूसरी ओर महिलाएं अक्सर काम के अलावा भी अन्य सामाजिक और पारिवारिक भूमिकाओं जैसे बेटी, माँ या सामाजिक रिश्ते, उनसे अपनी पहचान को मजबूती से जोड़ पाती हैं। ये सामाजिक ताना बाना उन्हें एक तरह का मानसिक बफर या सुरक्षा कवच देता है, जो उन्हें पूरी तरह से बिखरने से कुछ हद तक बचाता है। जी बिल्कुल। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही अलग नजरिया है। लेकिन इन सब बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या है? क्या हम सिर्फ और ज्यादा सख्त नियम बना दें? नहीं, नियमों से सब नहीं बदलता। तो क्या एक और कमिटी बना देने से सब ठीक हो जाएगा? सिर्फ कागजों पर नियम बनाना कभी भी काफी नहीं होता। लिड्सके और शूह नाम के प्रख्यात शोधकर्ताओं ने अपने शोध में एक बहुत ही गंभीर बात कही है। उन्होंने क्या कहा है? उनका कहना है कि उत्पीड़न केवल इसलिए संभव है क्योंकि इसे बर्दाश्त किया जाता है। क्योंकि इसे बर्दाश्त किया जाता है। ये एक बहुत ही भारी और सोचने पर मजबूर करने वाली लाइन है। इस एक वाक्य में पूरी समस्या का सार है। इसका असली समाधान कोई नया कानून बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट या संगठनात्मक माहौल तैयार करना है जहां ऐसे जहरीले व्यवहार को पनपने की जगह ही ना मिले। जहां लोग शुरुआत में ही रोक दें। हाँ, जहां एक स्पष्ट नैतिक रेखा खींची जाए कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। एचआर का काम सिर्फ पॉलिसियों के बॉक्स पर टिक लगाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उस माहौल में कोई भी कर्मचारी अपनी आवाज उठाने से डरे नहीं। एकदम सही। तो आइए हम सोचते हैं कि इन सब बातों का आखिर हमारे लिए क्या मतलब है। अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो टीसीएस नासिक बीपीओ का यह मामला केवल कुछ बुरे लोगों या अपराधियों की कहानी भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक सिस्टमैटिक फेलियर है।
ये इस बात की एक बहुत ही भयानक और आंखें खोल लेने वाली केस स्टडी है कि कैसे कुछ अपराधी मिलकर एक पूरे के पूरे सिस्टम की कमजोरियों को हैक कर लेते हैं और कैसे एक असुरक्षित कार्यस्थल एक जीते जागते इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तोड़ के रख सकता है। और इसीलिए ये समझना हर पेशेवर के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हो, आईटी में हो या मीडिया में, उत्पीड़न हमेशा बहुत स्पष्ट रूप से शुरू नहीं होता। यह हमेशा यौन शोषण से ही शुरू नहीं होता। बहुत सूक्ष्म तरीके से शुरू होता है। बिल्कुल, कई बार ये एक पैटर्न के रूप में शुरू होता है। आपको दी गई एक असंभव डेडलाइन से, आपके काम की बिना वजह लगातार आलोचना से, या आपके पहनावे, आपके धर्म या आपके निजी जीवन पर की गई छोटी छोटी टिप्पणियों से। सुनने वालों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि वो अपने अधिकारों को समझें। पॉश कानून क्या है, आपके ऑफिस में आईसीसी कैसे काम करती है, और सबसे जरूरी बात, अपनी शिकायत को सिर्फ मौखिक न रखकर उसे औपचारिक या लिखित रूप में दर्ज कराना क्यों जरूरी है, ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके। बहुत अहम है। बिल्कुल। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। हमने इस चर्चा के बीच में उस कांच के बक्से में बंद फायर एक्सटिंग्विशर की बात की थी। हाँ, वो एनालॉजी। अगर आज की तारीख में इतने बड़े कानूनों के बावजूद हमारी कॉरपोरेट शिकायत प्रणालियां इतनी जटिल, इतनी डरावनी या इतनी संवेदनहीन बन चुकी हैं कि कर्मचारी अपने ही एचआर के पास जाने के बजाय चुपचाप उस मानसिक उत्पीड़न को सहना बेहतर समझता है, या फिर उसे न्याय दिलाने के लिए सीधा पुलिस और अंडरकवर ऑपरेशंस का सहारा लेना पड़ता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। हाँ, तो हमें खुद से और दुनिया की इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों से ये कड़वा सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या ये कॉर्पोरेट सेफ्टी नेट, ये पॉलिसियां वास्तव में कर्मचारियों को शिकारियों से बचाने के लिए बनाए गए हैं, या सिर्फ दिखावा है? वही, या फिर ये सिस्टम सिर्फ कंपनी की साख, उनके ब्रांड इमेज को कानूनी पचड़ों और मीडिया से बचाने के लिए बुना गया एक खूबसूरत दिखावा भर है? ये एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल है। शायद यही वो असली धुंधलापन है जिसे कोई भी रिपोर्ट कभी पूरी तरह से साफ नहीं कर पाएगी। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। समय निकालने और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।